लूपस नेफ्राइटिस अद्वियात में सारी तरक्की के बावजूद एक बहुत खतरनाक मर्ज समझा जाता है और एक खतरनाक मर्ज है जो हमें ये बताता है कि सिर्फ अद्वियात में तरक्की के साथ आपके मर्ज की मैनेजमेंट बेहतर नहीं हो जाती, उसके लिए कुछ और भी चाहिए होता है और वो होता है आपके मर्ज के बारे में अंडरस्टैंडिंग। बल्कि आपको अगर ये अंडरस्टैंडिंग ना हो, आपके डॉक्टरों को आपके मर्ज की सही अंडरस्टैंडिंग ना हो, तो यही नई अद्वियात फ़ायदा पहुंचाने के बजाय आपको ज़्यादा मायूस करती हैं। लूपस नेफ्राइटिस क्या चीज़ है, कैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने मर्ज के बारे में पुअर है, कैसे आप इसको बेहतर कर सकते हैं और आपका अपने मर्ज को अच्छी तरह समझना मर्ज के अच्छे आउटकम्स के लिए कितना ज़रूरी है, ये डिस्कस करेंगे हम आज के एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सर क्लिनिक ऑफ लाहौर, अपना नेफ्रोलॉजी हैट पहने हुए अपने घर वाले स्टूडियो से। पिछले 40 साल में लूपस नेफ्राइटिस के आउटकम्स में सारी दवाइयों और टेस्टों की तरक्की के बावजूद कोई खातरहा चेंज नहीं हुआ। लूपस नेफ्राइटिस के हर 100 पेशेंट्स में से 30 पेशेंट 10 साल के अंदर अंदर मर जाते हैं और हर 100 में से तकरीबन 13 पेशेंट डायलिसिस पे चले जाते हैं और बाकी पेशेंट्स CKD की डिफरेंट स्टेजेस पे होते हैं या फुली रिकवर कर जाते हैं। अब इन बुरे आउटकम्स या किसी किस्म की इम्प्रूवमेंट ना होने की दो बड़ी वजूहत हैं। पहली कि हमारी मर्ज के बारे में अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है और दूसरी हमारी मर्ज के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग की वजह से इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी मैनेजमेंट में, वो ठीक नहीं है। आज की एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे लूपस नेफ्राइटिस मर्ज है क्या, होता कैसे है और आप उसकी अंडरस्टैंडिंग को कैसे बेहतर कर सकते हैं। अगली एपिसोड फ्राइडे में हम डिस्कस करेंगे कि आप इसकी मैनेजमेंट को कैसे बेहतर कर सकते हैं, वो क्या गैप्स हैं लूपस नेफ्राइटिस की ट्रीटमेंट में जिसकी वजह से लूपस के पेशेंट अभी भी सफ़र करते हैं। लूपस नेफ्राइटिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ये SLE यानी कि सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस का एक पार्ट है। जो SLE एक सिस्टेमिक पूरे जिस्म में होने वाला ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उसमें से 50 से 60% लोगों का गुर्दा इन्वॉल्व हो जाता है और जब ये गुर्दा इन्वॉल्व हो जाता है तो नेफ्राइटिस आ जाता है और हम SLE के पेशेंट को कहते हैं कि इसको लूपस नेफ्राइटिस हो गया है। अब ये सारा ऑटोइम्यून प्रोसेस आता कहाँ से है? कोई आपको बाहर से या जिस्म के अंदर से ट्रिगर आया। अब ये ट्रिगर आप कहेंगे किसी ने नज़र लगा दी, किसी ने तवीज़ करा दिया, किसी ने आपकी गुड़िया बना के उसको सुई चबो दी, किसी ने नैश डाल दी, किसी ने बददुआ दे दी। हमारी समझ के मुताबिक ये ट्रिगर है आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल, आपका वर्जिश ना करना, आपका माइक्रोप्लास्टिक को अच्छी तरह खाना या मे बी जीन्स का एक पार्ट था। लेकिन ये ट्रिगर क्या है इसकी ना किसी को समझ है ना हमने इसमें जाना है। अब इस ट्रिगर के साथ आपका ऑटोइम्यून सिस्टम, जो आपका बॉडी का प्रोटेक्टिव सिस्टम था, वो एक्टिवेट हो गया। उसने आपके जिस्म के खिलाफ ही एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दी। इस मर्ज़ में कई सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं। जो हम सबसे कॉमन लेते हैं वो होती है anti-DSNA या एंटी डबल स्ट्रैंडेड एंटीबॉडी। इस एंटीबॉडी ने जाके ब्लड में या किडनी में बनाने होते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्स, और जब ये इम्यून कॉम्प्लेक्स आपके गुर्दे में डिपॉजिट होते हैं तो वहाँ पे जाके होता है रिएक्शन और इन्फ्लेमेशन और हो जाता है एक्टिव आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब इस डैमेज की वजह से गुर्दा एक्टिवली डैमेज हो रहा होता है और वहाँ पे आपको नज़र आना शुरू हो जाता है यूरिन में प्रोटीन, यूरिन में रेड सेल्स। बहुत सीवियर अटैक है, गुर्दे का बड़ा हिस्सा डैमेज हो गया तो आपकी क्रिएटिनिन ऊपर जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती। और जब ये डैमेज हो जाता है और आप दवाई के साथ इसको बेहतर भी करते हैं तो कुछ स्कार टिश्यू बच जाता है जो कि बाद में भी आपका प्रोटीन लीक करवाता रहता है। और कितना वो स्कार टिश्यू था, कितना वो गुर्दा डैमेज हुआ, उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी बाद में यानी कि मर्ज स्टेबल या कंट्रोल होने के बावजूद क्रिएटिनिन कितनी रहती है। ये हो गई इस मर्ज की बड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो कि मैं आपको डायग्राम के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट हम इस प्रोसेस को ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आपका इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन आया, आपका जो एंटीबॉडीज़ थी एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडी और जो कंप्लीमेंट लेवल कम हुए इस पूरे जिस्म में इम्यून रिएक्शन की वजह से, वो कम हुए, वो पॉजिटिव नज़र आए। उसके बाद आपके गुर्दे के अंदर यानी कि हिस्टोलॉजिकल चेंजेस होंगी और फिर आपको क्रिएटिनिन और प्रोटीन यूरिया नज़र आएगा। इसी तरह जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपकी जो
इम्यून रिएक्शन है, इम्यूनोलॉजिक मार्कर्स हैं, ये बेहतर होंगे। फिर आपको क्रिएटिनिन और प्रोटीन यूरिया बेहतर होता नज़र आएगा, और फिर किडनी बायोप्सी चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती हैं वक्त के साथ साथ, और बाज़ औक़ात ये मुकम्मल तौर पे बेहतर नहीं होती। अब इसी सारे प्रोसेस को हम देखते हैं एक केस की नज़र से, जो कि मैंने इंटरनेट से लिया है, क्योंकि पाकिस्तान में ना तो पेशेंट इतना रेगुलर फॉलोअप कर सकता है और ना ही उसका चार्ट इस तरह मेंटेन किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कि 2022 में सबसे पहले इस पेशेंट की एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटीबॉडी पॉजिटिव हुई, फिर उसके कॉम्प्लीमेंट लेवल कम हुए, फिर आपको प्रोटीन यूरिया नज़र आया। और जब हम बेहतरी की तरफ गए तो पहले ये जो इम्यूनोलॉजिक मार्कर्स थे ये कम हुए, यानी कि नॉर्मल हुए, फिर प्रोटीन यूरिया को बेहतर हुए होते 4-5 महीने लग गए, और फिर 2024 में आई बिलीव जब इसका काम दोबारा ख़राब हुआ, मे बी नॉन कंप्लायंस की वजह से, मे बी ट्रिगर दोबारा हो गया, तो पहले आपकी अपीयर हुई एंटीबॉडीज़, फिर आपके कॉम्प्लीमेंट लेवल ख़राब हुए, और फिर उसके बाद प्रोटीन यूरिया बढ़ना शुरू हुआ। ये सारी डिस्कशन और ये केस हमें बताता है कि हमने इम्यूनोलॉजिक मार्कर्स को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास प्रोटीन यूरिया और क्रिएटिनिन, और फिर हम हिस्टोलॉजिकल चेंजेस या बायोप्सी चेंजेस पे बात करेंगे। अब बायोप्सी का जिक्र यहाँ पे इसलिए बार बार हो रहा है कि जो वेल्दी नेशंस हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ में एक्चुअली लूपस नेफ्राइटिस की ट्रीटमेंट का एक पार्ट है रिपीट बायोप्सी, यानी कि ट्रीटमेंट मुकम्मल होने के बाद बाज़ औक़ात 24 या 48 महीने के बाद रिपीट बायोप्सी की जाती है, ये देखने के लिए कि क्या अभी भी बायोप्सी में कोई रिएक्शन है या नहीं है, या क्या एक्टिविटी चल रही है, और उसकी बेस पे इन्होंने ट्रीटमेंट को मुकम्मल तौर पे बंद करना होता है या एडजस्ट करना होता है। अब जो नई रिसर्च है वो कहती है कि हमें इस रिपीट बायोप्सी करने का फ़ायदा नहीं है। वो इसलिए कि इस रिसर्च को अगर हम देखें, जो कि हम अभी डिस्कस करने लगे हैं, कि इन 25 पेशेंट्स को जब स्टडी किया गया और ट्रीटमेंट मुकम्मल होने के बावजूद, रिमिशन मुकम्मल होने के बावजूद 24 महीने के बाद भी एक रिपीट बायोप्सी की गई, तो उनमें से 30% पेशेंट ऐसे थे जिनका प्रोटीन यूरिया बहुत बेहतर होने के बावजूद बायोप्सी पे पॉजिटिव रिजल्ट आए, यानी कि इन्फ्लेमेशन चल रही थी। दूसरी तरफ 60% पेशेंट ऐसे थे जिनका प्रोटीन यूरिया तो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं था, आप उसको कंप्लीट रिमिशन नहीं कह सकते, लेकिन उनकी बायोप्सी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी। तो इससे हम कुछ नतीजे अहज़ करते हैं। पहली बात कि बायोप्सी की चेंजेस को बेहतर होते बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और इवन आपका प्रोटीन यूरिया क्रिएटिनिन बहुत बेहतर भी हो जाए तो इसका मतलब नहीं है कि आपकी बायोप्सी मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई है। नंबर 2, अगर बायोप्सी बिल्कुल मुकम्मल ठीक होने के बावजूद आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन अभी भी आ रहा है, तो कुछ और चीज़ें हैं लूपस के अलावा जो आपको ये प्रोटीन करवा सकती हैं, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करते हैं। और लूपस नेफ्राइटिस की पेचीदगियों के ऊपर सोने पे सुहागा ये होता है कि हमारी डेफिनेशंस ही सम टाइम कन्फ्यूज्ड हैं। कुछ अथॉरिटीज़ कहती हैं कि अगर आपका प्रोटीन यूरिया 1000 मिलीग्राम से बेहतर हो जाए तो रेमिशन है, कुछ कहती हैं कि ये 500 से नीचे आना चाहिए, कुछ कहती हैं ये 300 से नीचे आना चाहिए। इसी तरह क्रिएटिनिन के मामले में कुछ कहते हैं कि आपका क्रिएटिनिन 1.4 से नीचे आएगा तो हम कहेंगे कंप्लीट रिमिशन है, यहाँ बेहतरी है। कुछ कहते हैं कि जिस दिन आपका एडमिशन हुआ हॉस्पिटल में उसका अगर 30-40% भी इम्प्रूव हो जाए तो बहुत बेहतरी है। तो ये कन्फ्यूजन भी बाकी सारी मर्ज़ की पुअर अंडरस्टैंडिंग में इजाफा करती है, जिससे डॉक्टर और मरीज़ बाज़ औक़ात एक सेम पेज पे नहीं आ पाते। अब हमारा नेक्स्ट कैविएट क्या है? नेक्स्ट कैविएट या पार्ट वो है कि ये कौन से मरीज़ थे जिनकी बायोप्सी मुकम्मल तौर पे ठीक नज़र आने के बावजूद इनको प्रोटीन यूरिया हो रहा था। उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1 कि उनके मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स चल रहे हैं, जिनका कि हम बार बार जिक्र करते हैं। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, वेट गेन कर लिया, जंक फूड का खाना, स्मोकिंग, मोटापा, ये सारी चीज़ें आपको ये प्रोटीन यूरिया करवा सकती हैं। दूसरा, जब आपको एक्यूट डैमेज हुआ था तो उसकी वजह से अब थोड़ा सा FSGS का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, स्कार टिश्यू बन गया है, जिससे आपका प्रोटीन आना शुरू हो गया है और वो चल रहा है। अब इसको बेहतर करने के लिए आपकी वो जो स्ट्रांग वाली इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन थी, जो कि हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे, वो काम नहीं करेंगी। इनके लिए आपको प्रोटीन यूरिया वाली मेडिसिन पे होना ज़रूरी है। और यहाँ से फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हमारे जो SLE के मरीज़ हैं, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस,
जो कि अभी गुर्दे के मरीज़ या लूपस नेफ्राइटिस के मरीज़ नहीं बने, उनमें स्क्रीनिंग और उनका रेगुलर फॉलोअप। तो जो लूपस नेफ्राइटिस के मरीज़ हैं वो अपना बाकी सारे जिस्म की स्क्रीनिंग करेंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, अपने इम्यूनोलॉजिक मार्कर्स पे भी नज़र रखेंगे, सिर्फ क्रिएटिनिन और प्रोटीन यूरिया के पीछे नहीं पड़े रहेंगे। अगर उनका डॉक्टर भूल भी जाए तो उन्होंने अपने डॉक्टर को कहना है कि यार अभी तो मैंने 2-3 साल हर 3 या 4 महीने बाद जब मेरा फॉलोअप होगा दवाई के ऊपर तो मैंने अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटीबॉडी और कॉम्प्लीमेंट C3 और C4 भी करवाना है। और इसी तरह जो SLE के पेशेंट हैं जिनको भी गुर्दे का मर्ज या लूपस नेफ्राइटिस नहीं हुआ, वो अपने रूमेटोलॉजिस्ट को कहेंगे कि मेरा आपने हर 3-4 महीने बाद प्रोटीन यूरिया और क्रिएटिनिन चेक करते रहना है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे और हमें लेट हो गया तो ये बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। जितना अर्ली हम इसको डिटेक्ट करेंगे उतना ही बेहतर है। एपिसोड को हम कंक्लूड करते हैं कि सिर्फ अच्छी दवाइयाँ आने से आपके मर्ज़ की मैनेजमेंट बेहतर नहीं हो सकती। अगर आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, आप 360 डिग्री अपने मर्ज़ पे नज़र नहीं रखेंगे, उसको अच्छी तरह समझेंगे नहीं और उस समझ के मुताबिक ना सिर्फ नई अद्वियात से बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल से, रेगुलर फॉलोअप से, अच्छी स्क्रीनिंग से, अपने सारे बॉडी के ऑर्गन्स पे नज़र रख के उसको मैनेज नहीं करेंगे तो आपके मर्ज़ के मैनेजमेंट के आउटकम बेहतर नहीं हो सकते। ये तो थी लूपस नेफ्राइटिस के बारे में मेरी सारी अंडरस्टैंडिंग, मेरा एक्सपीरियंस, मेरी डिस्कशन। और इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं डिस्कस नहीं कर सका हूँगा क्योंकि ये बड़ा ही पेचीदा टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको 2 एपिसोड्स में डिवाइड भी किया है। आपकी अपने लूपस नेफ्राइटिस के बारे में क्या राय है? आप अपने मर्ज़ को किस हद तक समझते थे? क्या आपको इन बायोप्सी चेंजेस और इम्यून मार्कर्स का पता था? क्या आप अपने प्रोटीन यूरिया और क्रिएटिनिन के बारे में जानते थे? उसको कैसे मैनेज करते थे? या आपने बड़े ही सादा अल्फाज में एक लाइन में एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करनी है? दूसरे मरीज़ों की अंडरस्टैंडिंग में भी इससे इजाफा होगा, हमारी डिबेट और डिस्कशन भी आगे बढ़ेगी और हम मुलाकात करेंगे अगली एपिसोड में जो कि इससे भी थोड़ी पेचीदा होगी क्योंकि उसमें हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट मेडिकल लेवल पे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि उससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।